नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं फ्यूचर फ्लेम क्लासेज में। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है कि रुधिर सीरम क्या है। रुधिर सीरम क्या है? अगर हम प्लाज्मा में से रक्त को थक्का जमाने वाले प्रोटीन को निकाल दें तो जो शेष भाग बचता है प्लाज्मा का, वही भाग कहलाता है रुधिर सीरम। क्या कहेंगे हम? यदि हम प्लाज्मा में से और रक्त को थक्का जमाने वाले प्रोटीन को निकाल दें तो जो शेष भाग बचता है वही भाग होता है रुधिर सीरम। यानी कि प्लाज्मा में से रक्त को थक्का जमाने वाले प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष भाग जो है रुधिर सीरम कहलाता है। शेष भाग रुधिर सीरम कहलाता है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि प्लाज्मा में से रक्त को थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन है उसे हम हटा दे रहे हैं। उस केस में जो शेष प्लाज्मा बचेगा वही प्लाज्मा क्या होगा? रुधिर सीरम। क्या होगा दोस्तों? रुधिर सीरम होगा। दोस्तों, हमें पता है जो प्रोटीन रक्त को थक्का जमाते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिस्कंदक प्रोटीन, यानी कि कोएगुलेंट प्रोटीन कहते हैं। प्रतिस्कंदक प्रोटीन जो हैं यह होते हैं फाइब्रिनोजेन और एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दें तो शेष भाग कहलाएगा रुधिर सीरम। क्या कहलाएगा दोस्तों? रुधिर सीरम। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम प्लाज्मा में से निकाल दे रहे हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन को, तो जो हमारा शेष भाग बचा वही भाग क्या कहलाएगा? रुधिर सीरम। क्या कहलाएगा दोस्तों? रुधिर सीरम कहलाएगा। एक बार फिर देखिए, प्लाज्मा में से रक्त को थक्का जमाने वाले प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष भाग रुधिर सीरम कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? रुधिर सीरम। यानी कि प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दें तो जो हमारा शेष भाग बचा वह कहलाएगा रुधिर सीरम। क्या कहलाएगा दोस्तों? रुधिर सीरम कहलाएगा। वह भाग कहलाएगा रुधिर सीरम। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं इस पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लड होता है यह दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहले का नाम है प्लाज्मा
और दूसरे का नाम है ब्लड कर्पसल्स। क्या नाम है? ब्लड कर्पसल्स। और हमारा जो ब्लड कर्पसल्स होता है यह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स। यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर हमारा ब्लड कर्पसल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं बना होता है। आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कर्पसल्स। रेड ब्लड कर्पसल्स। देखिए दोस्तों, रेड ब्लड कर्पसल्स को हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाल रक्त कणिकाएं। इस रेड ब्लड कर्पसल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरबीसी जो है एक वयस्क इंसान के शरीर में लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। यानी कि आरबीसी का निर्माण एक अडल्ट में, एक वयस्क में उसके लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण एक वयस्क इंसान में, एक वयस्क यानी कि अडल्ट इंसान में, या कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण एक वयस्क में, एक अडल्ट में उसके लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा को हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो यानी कि उसके रेड बोन मैरो में होता है। यदि हम एक बच्चे की बात करें, वैसे बच्चे की जो एक माँ के यूटेरस में पल रहा होता है, यानी कि कह सकते हैं एम्ब्रियो अवस्था में, उस केस में लाल रक्त कणिकाएं का जो निर्माण होता है सो लीवर और साथ में पलीहा में होता है। यानी कि एम्ब्रियो अवस्था में, एम्ब्रियो अवस्था में, एम्ब्रियो अवस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण लीवर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लीवर को हम लोग बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। व पलीहा, पलीहा को हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन में होता है, में होता है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी का निर्माण एक वयस्क में, एक अडल्ट में लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। यदि हम एम्ब्रियो अवस्था की बात करें, उस केस में आरबीसी का निर्माण लीवर व पलीहा यानी कि स्प्लीन में होता है। इसके अलावा दोस्तों,
यदि हम आरबीसी की एज की बात करें, एज का मतलब आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है और 120 दिन के बाद पलीहा में जाकर इनका विघटन हो जाता है। विघटन बोले तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और 120 दिन बाद आरबीसी जो है पलीहा में जाकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा के रूप में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पलीहा को। या फिर दूसरे भाषा में पूछ सकता है कि आरबीसी का विघटन कहाँ पे होता है, तो पलीहा में, यानी कि स्प्लीन में। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा, पलीहा बोले तो स्प्लीन, स्प्लीन को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम आरबीसी की मात्रा के बारे में चर्चा करें तो आरबीसी की मात्रा एक ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत लगभग, यानी कि अप्रॉक्स में बता रहे हैं, 50 से लेकर और 55 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। आरबीसी की मात्रा लगभग 50 से लेकर और 55 मिलीमीटर क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यदि हम आरबीसी की मात्रा को मिलियन में काउंट करें तो यह हो जाता है लगभग 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन। चूंकि 50 से 55 लाख है तो हम कह सकते हैं आरबीसी की मात्रा मिलियन में 5 से लेकर 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब होता है। आरबीसी की मात्रा 5 से लेकर और 5.5 यानी कि 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम आरबीसी के कार्य के बारे में चर्चा करें तो आरबीसी का जो मेन कार्य है सो है हमारे बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजन को परिवहन कराना। यानी कि आरबीसी का जो मेन काम है वह ऑक्सीजन को परिवहन कराने का काम है। यानी हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन का जो गमन है वह आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी ऑक्सीजन को परिवहन कराने का कार्य करते हैं, परिवहन कराने का कार्य करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, परिवहन का मतलब हुआ हमारे बॉडी में एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है सो हमारे रेड ब्लड कर्पसल्स यानी कि आरबीसी के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम किसी ऊंचाई वाले जगह पे जाते हैं उस केस में क्या होता है कि आरबीसी की संख्या हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। जब भी हम किसी पहाड़ों पर चढ़ाई करने जाते हैं या किसी भी ऊंचाई पे जाते हैं उस केस में हमारे बॉडी के अंतर्गत आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम सो रहे होते हैं उस केस में आरबीसी की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। कोई भी इंसान जो है या कोई भी प्राणी जो है यदि सो रहा होगा उस केस में क्या होगा कि आरबीसी की जो संख्या है सो घट जाता है। यानी कि सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की संख्या घट जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए किसी इंसान को जॉन्डिस हुआ है। जॉन्डिस का मतलब यह होता है पीलिया रोग। तो पीलिया रोग में भी उस इंसान के अंतर्गत रेड ब्लड कर्पसल्स लाल रक्त कणिकाएं की जो मात्रा है सो घट जाती है। पीलिया रोग में आरबीसी की मात्रा घट जाती है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आरबीसी की मात्रा लगभग ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 50 से लेकर 55 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। यदि हम मिलियन की बात करें तो लगभग 5 से लेके 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं उस केस में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और जब भी हम सोते हैं उस केस में आरबीसी की संख्या घट जाती है। और यदि किसी इंसान को पीलिया रोग हो गया है तो उस केस में आरबीसी की मात्रा घट जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि जो प्राणी कशेरुकी वर्ग में आते हैं जिनके अंदर बैकबोन होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वैसे प्राणी जो है मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्तनधारी कहलाते हैं। और स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
चूंकि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें यानी जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो वैसे प्राणी जो हैं इसके अपवाद स्वरूप आ जाएंगे। और अपवाद में दो प्राणी है यानी कि दो जंतु हैं, पहले का नाम है ऊंट और दूसरे का नाम है लामा। यानी कि दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। पहला कौन सा है तो ऊंट और दूसरा है हमारा लामा। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम याद रखिएगा, हालांकि वह स्तनधारी में नहीं आता है, वह आता है हमारा एम्फीबियंस में यानी कि उभयचर में। मेढक, मेढक जो होते हैं इनके अंतर्गत भी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन मेढक हमारे मेढक हमारे स्तनधारी नहीं है। मेढक क्या है, एम्फीबियंस है यानी कि उभयचर है। उभयचर का मतलब जो स्थल और थल दोनों जगह पे रहते हैं उसे कहते हैं उभयचर यानी कि एम्फीबियंस। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, तो आरबीसी की मात्रा जब कम हो जाएगी तो इससे एक रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनीमिया रोग। क्या कहते हैं दोस्तों, एनीमिया रोग। यानी कि आरबीसी की कमी से एनीमिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनीमिया को हम लोग अरक्तता रोग भी कहते हैं। एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आरबीसी की वृद्धि हो जाए, यानी कि आरबीसी की वृद्धि से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया, या फिर इसी को कहते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं दोस्तों, अरक्तता। यदि आरबीसी की वृद्धि हो जाए तो वृद्धि से होता है पॉलीसाइथेमिया रोग। क्या होता है दोस्तों, पॉलीसाइथेमिया रोग। इसके अलावा दोस्तों आरबीसी का जो आकार होता है यह डंबलाकार होता है। कैसा होता है, डंबलाकार। और डंबलाकार को हम लोग बोलते हैं द्विअवतलाकार। आरबीसी का आकार यानी कि साइज डंबलाकार, और डंबलाकार को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअवतलाकार। द्विअवतलाकार होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि ऊंट और दूसरा कौन सा जंतु है, लामा। इसके अलावा मेढक एक ऐसा जंतु है जो कि उभयचर फाइलम के अंतर्गत आता है, लेकिन मेढक के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। यदि किसी कारणवश हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए तो उससे एनीमिया या इसी का नाम है अरक्तता रोग हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आरबीसी की वृद्धि से
पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया। और दोस्तों आरबीसी का आकार या साइज जो है डंबलाकार या द्विअवतलाकार होता है। कैसा होता है? डंबलाकार या द्विअवतलाकार, यानी कि इस शेप का होता है। इसे हम कहेंगे डंबलाकार या द्विअवतलाकार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्लड कर्पसल्स है यानी कि रुधिर कणिकाएं जो है 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमने आरबीसी की चर्चा कर लिया, अब चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीसी का जो रंग होता है सो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए हम चर्चा करते हैं अब डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। क्या होता है दोस्तों? व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो आपका मुख्य कार्य है, जो मेन कार्य है, वह है प्रतिरक्षा तत्वों को बढ़ाना, यानी कि हमारे बॉडी के अंतर्गत इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। यानी कि डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य या फिर कहेंगे मुख्य कार्य प्रतिरक्षा तत्वों को बढ़ाना, यानी एक तरह से कह सकते हैं रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करना। क्षमता प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों हम लिख सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तत्व मजबूत बनाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करना। कौन सा कार्य होता है? रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करना।
इसके अलावा दोस्तों हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत भी बनाता है। क्या बनाता है? इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत, यानी कि प्रतिरक्षा तत्वों को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों WBC एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम WBC के निर्माण की चर्चा करें तो WBC का निर्माण पीला अस्थि मज्जा, कहाँ पे होता है? पीला अस्थि मज्जा। इसके अलावा थाइमस ग्रंथि और साथ साथ पलीहा में भी होता है। यानी कि WBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा, साथ साथ थाइमस ग्रंथि और पलीहा। पलीहा बोले तो स्प्लीन में होता है। इसके अलावा WBC जो है इनका कोई कलर नहीं होता है, यानी कि यह रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन। WBC रंगहीन होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से। इसके अलावा WBC का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करना। इसके साथ साथ WBC हमारे प्रतिरक्षा तत्व को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। WBC का अगर हम निर्माण की चर्चा करें तो इसका निर्माण पीला अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और साथ साथ पलीहा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? पलीहा में होता है। और WBC रंगहीन होते हैं, यानी कि WBC का कोई कलर नहीं होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WBC में केंद्रक पाया जाता है। हालांकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन आपके WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा WBC, ध्यान दीजिएगा, WBC में तो केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा WBC का जो आकार होता है सो अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब होता है इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, यानी कि WBC का आकार अनियमित होता है। अनियमित होता है। अनियमित कहने का क्या मतलब है? यानी इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं अमीबा की तरह इनकी आकृति होता है।
चूँकि अमीबा का भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है और हमारे WBC का भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि WBC का ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? तो WBC का ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि को। WBC का ट्रेनिंग सेंटर थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। WBC की यदि मात्रा की चर्चा करें तो WBC की मात्रा एक ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत लगभग 6000 से लेकर 11000 मिलीमीटर क्यूब होता है। यानी कि WBC की मात्रा 6000 से लेकर 11000 मिलीमीटर क्यूब होता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपके बॉडी में WBC की कमी हो गई, तो जब भी किसी ह्यूमन के अंतर्गत WBC की कमी होगा उस केस में एक रोग होता है जिसे हम लोग ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया के नाम से जानते हैं। यानी कि WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया के नाम से जानते हैं। यह तो हो गया कमी की बात। अब मान लीजिए आपके बॉडी में WBC का मात्रा बढ़ जाता है, उस केस में हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। यानी कि उस केस में ह्यूमन के अंतर्गत ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग हो जाता है। WBC की अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग हो जाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा WBC का आकार अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब है किसी भी आकार का नहीं होता है। साथ ही साथ WBC का ट्रेनिंग सेंटर जो है हम लोग थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। किस ग्रंथि को कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को। WBC की अगर मात्रा की चर्चा करें तो एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 6000 से लेकर 11000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WBC की कमी से एक ह्यूमन के अंतर्गत ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। और यदि ह्यूमन बॉडी में WBC की अधिकता हो जाए तो उससे ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग हो जाता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फर्दर हम लोग कल आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।